एक और एक्सपर्ट को शो में शामिल करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं नीलेश जैन। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपके शेयरों से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए, आप कहां पर बुलिश हैं या बेरिश हैं, क्या खरीदेंगे बेचेंगे सर? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अभिषेक जी। देखिए, बैलेंस अप्रोच यहाँ पे रखने की सलाह होगी। जिस हिसाब से आज हमें ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करके चलने की सलाह होगी। सबसे पहले खरीदारी वाला स्टॉक रडार पर आया है, वो है JSW एनर्जी। इस पर्टिकुलर स्टॉक में आज के सेशन में पिछले 2 दिनों की गिरावट के बाद एक फिर से रिबाउंड देखने को मिल रहा है, और इस रिबाउंड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एक फॉलोअप मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ऊपरी स्तर पर ये फॉलोअप मूव इस पर्टिकुलर काउंटर को 535 तक की ओर ले जा सकता है। 535 के टारगेट को ध्यान में रखिए। 493 का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड JSW एनर्जी के इस पर्टिकुलर काउंटर को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो शॉर्ट वाला आइडिया है वो है इन्फो एज नौकरी के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की सलाह होगी। लगातार यहाँ पे सीरीज ऑफ लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन बन रहे हैं, और आज एग्रेसिव शॉर्ट बिल्डअप भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे नौकरी के फीचर्स को शॉर्ट करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 6750 का एंड लोअर साइड में टारगेट होंगे 6350 के। ठीक है, ये अलग अलग स्टॉक्स हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सभी मेहमान आपको बता रहे हैं कि कहाँ पे सौदा लेना है और कहाँ पे छोड़ना भी है। सर, सेल के ट्रेड वापस से आ गए सुर्खियों में। इससे पहले 3-4 दिन से पहले आप देख रहे होंगे सेल के ट्रेड नहीं आ रहे थे, तो आज मार्केट ने क्रैक दिखाए फिर से, और ज़बरदस्त क्रैक है ये। मैं तो ऐसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि मार्केट ऐसे खोएगा पॉइंट्स वापस से, लेकिन खो रहा है। अब करें क्या, जो सामने दिख ही रहा है वो आपके सामने पॉइंट्स रखना ज़रूरी भी है। चलिए देखते हैं शॉर्ट्स और कहाँ पे गंभीरता से बन रहे हैं, एक बार ज़रा चेक करते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में गिरावट काफ़ी ज़्यादा है आज फिर से, करीब 5%, और वैसे देखा जाए तो 30% ज़्यादा शेयर टूट चुका है। 13,000 का हमारी एक सहयोगी आज डिक्सन की मैनेजमेंट से भी मिलेंगी, अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो आपके सामने ज़रूर रखेंगे भी। डिक्सन टेक्नोलॉजी एक बार ध्वनि आप चेक करेंगे और कितना टूटेगा। जी, यहाँ पे डिक्सन टेक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वीकलीज पे काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे है। अगर हम देखें यहाँ पे 50 वीक की जो यहाँ पे एवरेज होती है उसको काउंटर यहाँ पे रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ में उन्हीं लेवल्स के पास काउंटर जो है वो अभी फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। 13,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए। 13,000 का लेवल अगर हम यहाँ पे ब्रीच करते हैं तो वीकली स्ट्रक्चर सजेस्ट कर रहा है कि इसके अंदर ये जो फॉल है वो हमें देखने को मिल सकती है वापस से 12,130 के लेवल तक। तो काफी इंपॉर्टेंट जंक्शन पे अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। इन लेवल्स को ब्रेक करने पे काउंटर के अंदर गिरावट जो है वो और देखने को मिलेगी। पॉइंट आज जो बैंक निफ्टी के अंदर जोड़े हैं ना, कि वह इसको जोड़ने में 3 दिन 4 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन मार्केट जब एक तरह से खोता है ना इस सारे पॉइंट्स को, तो 2 चीज़ों का नुकसान तो सबसे ज़्यादा होता है। पहला कन्विक्शन लॉस होता है, और एक कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मार्केट्स के अंदर। मैं बोलूँगा भाव से ज़्यादा कन्विक्शन का गेम होता है ये ऑल अबाउट। हम क्योंकि सब के सब प्रोबेबिलिटी के बिजनेस के अंदर है, किसी को कुछ नहीं मालूम होता कि अगले 4 दिन में क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। सब अपनी अपनी कैलकुलेशंस और प्रोबेबिलिटी से बता रहे होते हैं, अच्छा ऐसा हो सकता है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी जितनी ठीक उतना बड़ा एनालिस्ट, ऐसा समझा जाए इसको। और बहुत ही ब्लंट बोल रहा हूँ मैं आपके सामने। अब मार्केट जब इस तरह से फॉल करता है ना, तो इसी कन्विक्शन को तोड़ता है, आपके सारे इंटेलिजेंस को, आपकी सारी पढ़ाई को, आपके सारे चीज़ों को वो डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है। फिर आप कोई भी चीज़ बोलेंगे ना तो आप डर डर के बोलेंगे। हिंदी में कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। फिर आप बड़ा पैसा नहीं बना पाते। कन्विक्शन लॉस होने का ये नुकसान होता है। फिर आप चलोगे तो छोटा छोटा पैसे बनाओगे। ऐसा नहीं कि आपकी पढ़ाई ख़राब हो जाती है, बट बड़ा पैसा बनाने से आप इसलिए रुक जाओगे क्योंकि आप मन टूट बैठा है आपका। तो वो जो आज हो रहा है ना मार्केट के अंदर, ये अच्छा नहीं हो रहा है ये। और एक हो भी सोमवार वाले दिन रहा है। दूसरा, ये हफ्ता छोटा है, इस बार होली की छुट्टी लगेगी 1 दिन की, ठीक। तो ये डैमेज कर देगा पिछले हफ्ते की हुई सारी मेहनत को। इसलिए थोड़ी सी सब्र रखिएगा। नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन, सुबह भी हमने आपको बताया था। आराम से ट्रेड कीजिए, कुछ ज़्यादा बड़ा काम मत कीजिएगा। एक ऑप्शंस का ट्रेड आपके सामने रखते हैं। ओशो कृष्णन मर्जा जुड़ रहे हैं। ओशो, कोई पुट ढूंढी है क्या आपने, या फिर आप अभी कॉल्स के साथ ही चलोगे? आफ्टरनून डिम्पल जी, सी ओवरऑल कॉल ही ढूंढा है मैंने, बट मार्केट में जिस हिसाब से थोड़ा फॉल आया है, ये थोड़ा सा मार्केट का मूड माहौल खराब करते हुए दिखाई दे रहा है। बट अभी जिस काउंटर में काफी स्ट्रॉन्ग एडिशन देखने को मिला है वो है FMCG स्पेस में से HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर में काफी स्ट्रॉन्ग मिला है।
देखने को मिला है। सो HUL पे 2260 का ऑप्शन नियर अबाउट 32-34 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो उस लेवल पे बाई करने की सलाह बनेगी। 18 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड 64 तक देखने को मिल सकते हैं। सो ये पूरे सेटअप का जो रिस्क है वो नियर अबाउट 4800 का देखने को मिलेगा एंड अगर टारगेट अचीव होता है तो 9000 तक के प्रॉफिट्स हमें HUL में बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। आप अभी थोड़े डिफेंसिव के साथ कॉल्स के साथ चलेंगे तो 2260 की कॉल होगी HUL की, इस पे देखा जा सकता है 3236 एक्सरसाइज प्राइस है, इस पर आप ट्रेड लें। 18 का स्टॉप लॉस, 64 का टारगेट, रेशियो साफ है, 1:2 की कैलकुलेशन सारी लिखी हुई है। अगर आपके पास HUL पहले से पड़ा तो ऑप्शंस मत लेना, और अगर नहीं है तो ऑप्शंस के ज़रिए एक्सपेरिमेंट कर लेना और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, ये भी हम ज़रूर कहेंगे आपके सामने। खैर आगे बढ़ते हैं। इस बीच 110 पॉइंट का नुकसान हो चुका है निफ्टी के अंदर, और इस 110 पॉइंट को कमाने में मार्केट्स ने काफ़ी मेहनत की हुई है और बहुत ही मुद्दतों के बाद और बहुत ही तकलीफ़ों के बाद ये ऊपर आ रहा था, लेकिन आज 2 लेवल्स तोड़ दिए। पहला 22,500 का एक सपोर्ट था इमीडिएट, वो गया, और दूसरा 48,300 बैंक निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट था, वो गया। तो दोनों अभी तक गए हुए हैं। देखते हैं क्लोजिंग की तरफ हम कहाँ पे बढ़ते हैं आगे। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ पर दिग्गज ब्रोकिंग नोवामा की एक रिपोर्ट आई है। नोवामा क्या कह रहा है, उसका क्या अनुमान है, मैं अपने सहयोगी रविंदर को अपने साथ जोड़ के आपके सामने रिपोर्ट रखता हूं और उसके बाद जरा पता करेंगे ध्वनि से। ध्वनि, आप जब तक पीडीलाइट के चार्ट्स देख के रखिएगा, नोवामा की रिपोर्ट्स हम आपके सामने रख रहे हैं। रविंदर बताओ आप। नोवामा ने नोट निकाली पीडीलाइट इंडस्ट्री पर, जहाँ पे उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 3660 का रखा है, जहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है कि जो उनका मेजर प्लान है इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी एडहेसिव मार्केट में मेजर प्लेयर बनना, और डेकोरेटिव पेंट और वाटरप्रूफिंग कैटेगरी में हाइशा और उनोफिन ये जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी इनोवेटिव सॉल्यूशन ऑफर करते हैं जो कैटर कर सकता है क्वालिटी और ड्यूरेबल फिनिशेस के ग्रोथ के लिए। इसी के साथ साथ जो रॉफ मार्केट है, रॉफ जो है वो मार्केट लीडर हो सकता है टाइल और स्टोन सॉल्यूशन में, और जो एस्टिमेटेड मार्केट शेयर है वो 25 से 30 बिलियन रुपीस का हो सकता है। पीडीलाइट का जो स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन केमिकल, सीलेंट, वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल एडहेसिव, ये कंपनी के जो है मार्केट शेयर एक्सपांशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो फेविकॉल है वो ईयरली 2 से 3 प्रोडक्ट ऐड कर रहा है। उनका कहना है कि जो कंपनी फोकस कर रही है प्रीमियमाइजेशन, इनोवेशन और रीइंफोर्सिंग ब्रांड लीडरशिप, और जो कैपेक्स है उससे नई फैसिलिटी बनाने पर कंपनी फोकस करेगी जो 3 से 5% का रेवेन्यू होगा। कंपनी का जो प्लान है एक्सपांड करना बियॉन्ड इंडिया इमर्जिंग मार्केट्स में, और जो कि लार्जली सिमिलर होंगे इंडियन मार्केट से, और कंपनी का एम है कि जो वॉल्यूम अंडरलाइंग जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो डबल डिजिट हो सकता है, और जो टारगेटेड एबिटा मार्जिन है वो 20 से 24% के बीच में हो सकता है। और नोवामा का मानना है कि Q2 FY26 में जो अर्बन डिमांड है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, पॉइंट टेकन है। ध्वनि, एक बार जरा आप चेक कर लेना, ये रिपोर्ट्स तो हमने रख दी। पीडीलाइट अभी डेज लो टेस्ट कर रहा है, क्या करना है? डिम्पी जी, यहाँ पे पीडीलाइट का अगर आप वीकली स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको एक 45 डिग्री लाइन दिखेगी, जिस हिसाब से काउंटर के अंदर हमें एक बढ़त देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल कोई भी डिप इसके अंदर होती है तो इट इज वन ऑफ द काउंटर्स जो आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके चलना चाहिए। अभी हाल फिलहाल के लेवल्स पे भी अगर हम देखें तो डेलीज पे यहाँ पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल हालांकि देखने को मिल रही है, बट उसका भी जो यहाँ पे बॉटम है वहां से काउंटर के अंदर बाउंस देखने को मिल रहा है, और यही सेम लेवल्स वीकलीज पे भी हमें कंफर्म करते हैं कि वीकली पे भी इन्हीं लेवल्स के पास एक सपोर्ट जोन बना जहां से हमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो पोजिशनली पीडीलाइट के अंदर आप बाय करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस पे इसका जो टारगेट है वो यहाँ पे 2900 के लेवल्स तक देखने को मिल सकता है। गिवन 2900 का लेवल ऊपरी स्तरों पे क्रॉस होता है तो वापस काउंटर के अंदर अच्छी खासी एक बढ़त जो है वो आपको 3200 से 3300 के लेवल्स तक देखने को मिल सकती है। तो पोजिशनली बाय है यहाँ पे। 2650 का लेवल जो है वो खास करके आपको स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करना है। ठीक है, पीडीलाइट को लेकर ये व्यू दिन के निचले स्तरों के आसपास ही फिलहाल आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, और बाजार भी हम देखने की अब दिन के निचले स्तर के आसपास आ गया है। जो निफ्टी की गिरावट है 117 अंकों की हो गई है, लेकिन अगर आप दिन के ऊपरी स्तर से जोड़ेंगे तो तकरीबन 250 से 250 अंकों के आसपास की नरमी आ गई है। निफ्टी बैंक है 350 अंक नीचे, लेकिन इस कमजोरी में भी हम देख रहे हैं कि पावर वाले जो शेयर हैं वो मजबूत हैं।
पावर ग्रिड आज लीड कर रहा है, करीब 3% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में आज तेजी है, टोरेंट पावर में आज तेजी दिखी। ये जोश है क्यों, ये जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण बताइए, पावर का परफॉर्मेंस बड़ा पावरफुल है, क्या रीजन है इसके पीछे? पावर का परफॉर्मेंस पावरफुल इसलिए है क्योंकि हीट वेव शुरू हो चुकी है। आप देखिए काफ़ी जगह देश में अगर आप देखेंगे तो गर्मियां जो है वो अब अपने चरम पे ऑलरेडी आ चुकी है और काफ़ी जगह हीट वेव शुरू हो चुकी है और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये गर्मी जो है वो शायद और बढ़ सकती है और इसकी वजह से जो पीक पावर डिमांड है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। इनफैक्ट माना ये जा रहा है कि 220 गीगावाट से बढ़ के ये करीब करीब 240 गीगावाट के आसपास रह सकती है। स्ट्रीट पे एनालिस्ट यही मान के चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, गर्मी बढ़ रही है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो सीधे सीधे पावर कंजम्पशन पे पड़ता है क्योंकि घर में एसीज जो है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर को कंज्यूम करते हैं। इसके लिए भी ये पीक पावर डिमांड जो है उसमें बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि ऊर्जा मंत्रालय जो है मजबूत मांग के चलते धारा 11 जो है उसका इस्तेमाल कर सकती है। इसमें बेसिकली होता यह है कि आपको जो ओवरऑल अगर आपने प्लांट को मेंटेनेंस के लिए भी बंद किया है तो वो आप नहीं कर सकते, किसी तरह भी आप अपने प्लांट्स को शट डाउन नहीं कर सकते और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावर सप्लाई जो है वो करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल जो है वो भी सरकार कर सकती है और सरकार को लगता है कि पीक पावर डिमांड जो है वो 270 गीगावाट तक रह सकती है। आप सोचिए, एनालिस्ट कह रहे हैं कि 240 तक रह सकती है, लेकिन सरकार खुद ये मान के चल रही है कि शायद ये डिमांड जो है वो 270 गीगावाट के आसपास पहुंच सकती है। तो इस तरह का पावर जो है का इस्तेमाल जो है आने वाले समय में होने वाला है। अगर आप देखेंगे तो मांग में पिछले 4-5 महीनों में 9% के आसपास की ग्रोथ जो है वो ऑलरेडी देखने मिल चुकी है। वैल्यूएशंस के लिहाज से भी देखेंगे तो स्टॉक जो है मार्केट में गिरावट आई तो साथ में इन स्टॉक्स में भी गिरावट हो गई, लेकिन फंडामेंटल्स तो इनके खराब हुए नहीं हैं। इनफैक्ट अगर गर्मी यहाँ से और बढ़ती है तो इन कंपनियों को तो उससे फ़ायदा ही होने वाला है क्योंकि जाहिर सी बात है पावर की मांग जो है वो बढ़ेगी। इसके लिए आप देख रहे हैं पावर ग्रिड हो, टाटा पावर हो या फिर जितने भी पावर रिलेटेड स्टॉक्स हो, इनमें आज अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है। तो गर्मी का फ़ायदा जो है वो बढ़ती गर्मी का फ़ायदा पावर कंपनियों को मिल रहा है। गर्मी के चलते गर्म हो रही है शेयर भी। वरुण देखिए, मुंबई में तो गर्मी पड़ने से शुरू हो गई है, दिल्ली एनसीआर में, नॉर्थ में भी थोड़ी सी राहत है। होली बीतेगी तो यहाँ पर भी गर्मी की शुरुआत जरूर हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी चीजें बताने के लिए। तो जो पीक पावर डिमांड है वो भी बढ़ने का अनुमान है और जैसा कि वरुण बता रहे हैं कि सरकार सेक्शन 11 का भी इस्तेमाल कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का, जिसके तहत अगर जरूरत पड़ती है तो प्लांट को आपको चलाने पड़ेंगे। कुछ क्लॉजेज हैं, उसके अंदर डिटेल हम नहीं जाएंगे। लेकिन पावर शेयरों पर एक जरा व्यू चाहिए आपसे श्रीकांत जी। पावर ग्रिड हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि 3% ऊपर है, अपनी स्ट्रेंथ को बना के रखने में कामयाब है बावजूद जिसके कि बाजार नीचे आया है। अगर 1-2 शेयर मान लीजिए मैं 2 से 3 महीने के लिए लेना हो तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल शॉर्ट टर्म नहीं चाहिए, हमें पोजिशनल चाहिए थोड़ा सा। बिल्कुल। तो अभिषेक जी देखिए, अगर इनफैक्ट पावर के स्टॉक्स इस बार जो गिरे थे वो थोड़े एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड थे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पर कैपिटा पावर कंजम्पशन तो बढ़ते ही जा रहा है सालों साल, तो इतने नहीं गिरने चाहिए थे, लेकिन मार्केट के करेक्शन के साथ गिरे। अभी वापस से रिक्वायरमेंट है तो स्टॉक्स ऊपर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें 2 स्टॉक्स स्पेसिफिकली ध्यान रखें। नंबर 1 कोल इंडिया हमें अच्छा लग रहा है। कोल इंडिया में अगर इस पर्टिकुलर लेवल से अगर इसके टेक्निकल फॉर्मेशन को देखें तो इसमें बड़ी गिरावट आई थी 540 से लेकर 350 तक की, और अभी यहाँ पे कुछ बॉटमिंग आउट सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है। अगर तेजी बनती है तो स्टॉक कम से कम हमें लगता है कि वापस से एक बार 420 से 30 के लेवल्स दिखा सकता है, तो एक पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है करंट लेवल से 375 में। अगर स्टॉप लॉस रखना है तो हम रखेंगे एट 355, तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। 430 के टारगेट्स नजर आते हैं। और इसके अलावा हमें लगता है कि टाटा पावर ये एक ऐसा स्टॉक है कि जिसमें अच्छी खासी इसमें भी बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन अभी पॉजिटिव डाइवर्जेंस इसमें आ चुका है और ग्रेजुअल रैली अगर इसमें बनती है तो ये स्टॉक भी कम से कम अपने 390 तक के लेवल्स को रिज्यूम कर सकता है। तो करंट लेवल से टाटा पावर को भी खरीदा जा सकता है और यहाँ पे भी टाइट स्टॉप लॉस आपको रखना है और वो स्टॉप लॉस हम रखेंगे एट 340, तो 340 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा पावर को भी खरीदा जा सकता है। टाटा पावर और कोल इंडिया ये 2 शेयर पसंद हैं श्रीकांत जी को। टाटा पावर को लेकर देखिए न्यूज भी आज अच्छी आई है। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर टाटा पावर ने आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ एक करार किया है और
करीब करीब 45-50 हज़ार करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश भी करने जा रहे हो राज्य में। तो ये एक अच्छी चीज़ है टाटा पावर के लिए। हालांकि शेयर में हम स्ट्रेंथ देख रहे थे, लेकिन बाजार नीचे आया, थोड़ा सा नीचे जरूर आ रहा है, आधे % की गेंस के साथ फिलहाल ये कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा टाटा पावर में। चलिए एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बजिंग स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे और आपके लिए आगे BTST या फिर STBT के ट्रेड्स भी लेकर आएंगे। आपके जाइएगा नहीं, छोटा सा ब्रेक लेकर हाजिर होंगे। ब्रेक वाले एक बार फिर आपका स्वागत है। तो मार्केट्स तो खैर टूट ही रहा है, इस बीच अलग अलग स्टॉक्स को लेकर भी कुछ ना कुछ खबरें चल ही रही है मार्केट्स के अंदर। AGS ट्रांजेक्ट के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। क्या इसकी वजह है, क्या इसका आउटलुक है, बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद जुड़ रहे हैं। शरद जरा बताएं आप। जी बिल्कुल, AGS ट्रांजेक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्टॉक में जो है बड़ी गिरावट देखने मिली है। 2024 के हाई से स्टॉक लगभग 90% की गिरावट दी और एक महीने में देखें तो 62% का डिग्रोथ देखने मिला है। इसके अहम रीजंस क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले जो है कंपनी ने डिफ़ॉल्ट की है पेमेंट पे, जो ऑब्लिगेशंस पे, और जो स्टैट्यूटरी ड्यूज़ होते हैं जैसे कि GST वाला हुआ, TDS हुआ, वो कंपनी पे नहीं कर पा रही है। इसका जो टोटल डिफ़ॉल्ट अमाउंट है लगभग 21 करोड़ का है। और जो लेंडर्स है इसके बात करें तो बंधन बैंक, HDFC बैंक जो हैं इसके जो लेंडर्स बनते हैं। अगर स्टॉक के बारे में बताएं कि ये फ्री फॉल मोड में क्यों है, इतना भारी गिरावट एक महीने में देखने मिली है और स्टॉक में बड़ी सेलिंग आ रही है, इसका मेन रीज़न जो है मैं बताता हूँ आपको। जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स है, उनके क्रेडिटर्स जो है उन्हें थ्रेट कर रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड्स की भी बात करें तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टेटस आ गया है, खास करके क्रिस्टल और इंडिया रेटिंग्स को लेके। रेजिग्नेशंस देखने मिले आपके 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के। और जो ATM ऑपरेशंस है वो भी इम्पैक्ट हुआ बैंक्स में। टोटल ड्यूज़ की बात करें तो 726 करोड़ का टोटल ड्यूज़ आया है, जिसमें SBI और एक्सिस बैंक का भी कंसिडरेबल शेयर है। अगर बात करें तो ये तो शेयर होल्डर की लॉस हुई, लेकिन जो बहुत सारे जो नॉर्मल ATM जाने वाले लोग हैं उनको भी इम्पैक्ट पड़ा। अभी इसके कारण एक कॉन्टेजियन या सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट बैंक्स में पड़ा है। यहाँ पे जो है वाइड स्प्रेड डिस्ट्रप्शंस देखने मिल रही है, खास करके SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक पे, जहाँ पे लगभग 38,000 ATMs को जो है इम्पैक्ट किया गया है। SBI सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है लगभग 14,000 अनसर्विसेबल ATMs को देखने मिला है। और ICICI और एक्सिस बैंक की बात करें तो वो अब माइग्रेट कर रहे हैं ATMs को अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स के पास। तो नुकसान शेयर होल्डर्स का तो हो ही रहा है, इसके अलावा जो ATM में लाइन में खड़े हुए हैं वो अपने पैसे ना निकाल पा रहे हैं, ना कुछ और ऑपरेशंस कर पा रहे हैं। तो इसके कारण दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स देखने मिल रही है। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और एक कंपनी इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी थी। लेकिन मैंने एक इसका चार्ट भी डाला, जैसे आप बता रहे थे ना कि बहुत तेज़ी से टूटा है। शरत एक बार प्रोड्यूसर साहब ज़रा चार्ट दिखाएगा। और ये सितंबर 2024 के अंदर, यानी कि आज से करीब 6 महीने पहले तक ये कंपनी करीब 114 रुपये की थी और आज ये कंपनी की कीमत रह गई सिर्फ 14 रुपये। 100 रुपये चले गए सिर्फ 6 महीने के अंदर और नॉन स्टॉप टूटे हैं। बाज़ार तो खैर जो जाएगा सो जाएगा। आप अगर देख पा रहे हैं तो ये देखिए पूरी तरह से ये फॉल्स है। चलो मैं इसका थोड़ा सा एक चार्ट का आपको और बदल के दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियर दिख पाएगा। देखिए अब आपको साफ दिखेगा थोड़ा सा, ये देखिए देख रहे नॉन स्टॉप आपको एक गिरावट का चार्ट दिख रहे होंगे। सर्किट टू सर्किट पे चलता जा रहा शेयर है ये। एनी हाउ काफ़ी बुरी हालत में है ये शेयर्स और इस समय इसकी सोल्यूशंस तो आपको पता ही है कि बहुत बुरी हालत है उसका। और खुद शरद भी बता रहे हैं कि कैसे बैंक्स को भी प्रेशर आ रहा है ATM फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाने में। इसके बारे में क्या पूछे, 14 रुपये का तो शेयर ही रह गया है। ध्वनि आप कुछ बोलोगे क्या इस पे? जी, जिस हिसाब का इसका चार्ट स्ट्रक्चर देख रहा है यहाँ पे डेफिनेटली कुछ भी कमेंट करने लायक है नहीं इसके अंदर, क्योंकि ओवरऑल लोअर सर्किट के अंदर काउंटर फंसा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ एक ही सलाह रहती है, जितनी जल्दी हो सके अपना निवेश बचाएं। निवेश अब बचेगा भी कहाँ, तो 14 रुपीज़ ही रह गए। अब निवेश बचने के भी ज़्यादा चांसेस नहीं ध्वनि, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा तर्क रहने की ज़रूरत है। और हमारी कोशिश है, इनफैक्ट हम तो ना आपको ऐसे ऐसे शेयर्स, ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ के आपके सामने रखेंगे कि जहाँ पे कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है ना तो थोड़ा कोशिश करें हमको पहले भी नोटिस करवाएं कि ताकि आपको थोड़ा बचाया जा सके। पता है मैं कर रहा था, लगातार 26 सेशन का फॉल है AGS ट्रांजेक्ट में। 3 साल पुरानी लिस्टिंग है, 250 रुपए के आसपास के भाव थे और वहां से गिरते गिरते देखिए 15 रुपए के भी नीचे। मतलब इन्वेस्टर्स की वेल्थ कैसी रोड होती है, मतलब उसका बहुत ही
गजब का उदाहरण है ये। और 26 दिन से लोअर सर्किट लगा रहा है, इसका मतलब 26 दिन से आपको मौका ही नहीं मिला आपको माल बेचने का। अगर सिंपल सी बात है, 26 दिन पहले तक तो शायद आप माल बेच भी देते जैसे तैसे करके, लेकिन अभी तो आपसे माल बिकेगा भी नहीं। और देखते हैं अब शायद ओवर लोअर सर्किट और ही नहीं लग जाए। 5% का लोअर सर्किट है अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस, पहले 20% के, देन 10% के, फिर 5% के। मार्केट कैप भी साफ हुई पड़ी है। ये प्राइस के हिसाब से मार्केट कैप आप लगा लो तो सिर्फ 14 रुपीज़ की रहेगी। डेट मीन्स अगर 100 रुपये की चीज़ थी कोई तो सिर्फ 14 रुपये की रहेगी है। सिंपल सी कैलकुलेशन, आप वैसे भी डालना चाहो तो ऐसे भी डाल सकते हो। 85 पॉइंट की गिरावट के साथ आइए बाहर इससे। अब 85 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है और 280 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। नीलेश जैन, कोई शेयर्स आपकी नज़र में चल रहा हो या आप देख रहे हो, कोई बताना चाहते हो आप? बिल्कुल डीपी जी, देखिए एक स्टॉक है मार्केट में पैनिक सेलिंग हो रही है। आज ऊपरी तरफ मैं कहूंगा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। उसके विपरीत लाल पैथलैब ये पर्टिकुलर काउंटर है जहां पे क्लोजिंग के नजदीक आते आते स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। लगभग 3% का हुआ इजाफा हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, निचले स्तरों से काफी अच्छा रिबाउंड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चांसेस ज्यादा है कि यहाँ पे एक फॉलोअप वो हमें एज ए बीटीएससी ट्रेड कल के सेशन में देखने को मिले। 2630 और 2665 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहला टारगेट 2630, सेकंड टारगेट 2665 का होगा। 2565 का स्टॉप लॉस रख के लाल पैथ लैब को कैरी फॉरवर्ड करके चल सकते हैं। लैब को लेकर ये राय नीलेश की तरफ से। श्रीकांत जी, चूंकि आप थोड़ा बिलीव कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि आपका कन्विक्शन थोड़ा हाई लग रहा है, आपको शायद लग रहा है कि नहीं बाजार यहां से थम जाएगा और चलेगा। कॉन्ट्रा बेट ही आपसे मैं पूछूंगा, अगर आपको एलएनटी और ओएनजीसी दो शेयर में से एक चुनना हो कॉन्ट्रा बाय के लिहाज से, आपका कन्विक्शन कहां पर ज्यादा होगा? अभिषेक जी, तो देखिए वैसे दोनों स्टॉक अगर देखें तो काफी लो बीटा के साथ ट्रेड करते हुए नजर आते हैं और हमेशा ही मार्केट के तेजी में पार्टिसिपेट करते वक्त इनका बीटा काफी लो होता है और गिरते वक्त थोड़ा सा हाई हो जाता है। आज भी हमें वही दिख रहा है कि ओएनजीसी ज्यादा गिरा हुआ है, एलएनटी गिरा हुआ है। बट ओवरऑल अगर देखें तो मुझे लगता है कि करंट सिनेरियो को अगर हम रीड करें तो आने वाले दिनों में हम आईआईपी के नंबर्स देखने वाले हैं और अब लगता है कि आईआईपी के नंबर्स थोड़े और बेटर आ सकते हैं। करंट लेवल से हमें लगता है कि लार्सन में लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है, खरीदा जा सकता है इसे एज कम्पेयर टू ओएनजीसी प्रेशर में है क्योंकि एक तो क्रूड भी नीचे है और वैसे भी देखा जाए तो इमीडिएट बेसिस पे अगर स्टीप फॉर्मेशन बनाए तो ओएनजीसी का बना हुआ है, इसमें बड़ी गिरावट आई है। तो लार्सन को करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे काफी नियर बाय का, 3120 का स्टॉप लॉस रखें और 3170-80 के रेंज में खरीदे। थोड़ा पोजिशनल ट्रेड ले क्योंकि आईआईपी के नंबर्स 12 तारीख के करीब आएंगे, तो तब तक हमें लगता है कि वापस से स्टॉक एक बार 3350 तक के लेवल्स दिखा सकता है। लार्सन को करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। बेहतर लग रहा है 3350 के लेवल के लिए आप खरीदिए। और हाल फिलहाल हमने देखा भी था कि जो कंस्ट्रक्शन और कैपिटल गुड्स वाली जो कंपनीज हैं, अच्छी बाइंग हुई थी लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो बढ़िया मोमेंटम हमने देखा था। सीमेंस में, कमिंस में, बीएचईएल, एबीबी, एलएनटी भी चला था। थोड़ी सी ऊपर इस तरह से प्रॉफिटिंग आ रही, ये बढ़िया आपके लिए एंट्री पॉइंट भी बन सकता है। एक खबर आ रही है शुगर इंडस्ट्री को लेकर। दरअसल एथेनॉल को लेकर 12 मार्च को एक बैठक है और शुगर कंपनी की जो संगठन है इस्मा, ये बैठक करने जा रही है। इस बैठक का एजेंडा क्या है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, बताइए क्या फोकस में होगा, क्या चर्चा होगी बैठक में? से जुड़ी हुई अहम खबर कि 12 मार्च को शुगर कंपनियां एक अहम बैठक करने जा रही हैं। इस्मा यानी कि शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की बैठक करेगी 12 मार्च को और इस बैठक के दो एजेंडे होंगे। सबसे पहला एजेंडा है एथेनॉल की कीमतों की समीक्षा और दूसरा एजेंडा रहेगा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो कि कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जो हाल ही में सरकार ने, केंद्र सरकार ने या यूं कहें कि कैबिनेट ने जो एथेनॉल की कीमतों में प्राइस रिवीजन किया था उससे शुगर कंपनी को कोई राहत नहीं हुई क्योंकि ये सिर्फ सी हैवी मोलासेस के लिए किया गया था जो कि एथेनॉल प्रोडक्शन में उसका रेशियो बहुत मुश्किल 5 से 10% ही है, 10% भी नहीं है। लिहाजा सी हैवी मोलासेस के प्राइस रिवीजन से शुगर कंपनी को कोई राहत नहीं मिली है। दूसरा उनका ये बड़ा गंभीर आरोप है कि इससे उन्होंने अब तक जो भी इन्वेस्टमेंट की है एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भारी भरकम जो निवेश किया हुआ है वो अब रिस्क पे आ चुका है अगर ये कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होती है। तो एथेनॉल प्राइस रिवीजन विशेषकर बी हैवी मोलासेस को लेकर के ये चर्चा होने जा रही है
और दूसरी बात यह है कि कोऑपरेटिव्स को जो इंटरेस्ट सबवेशन स्कीम का फायदा दिया जा रहा है और अन्य को नहीं दिया जा रहा है, इस पर भी चर्चा होने जा रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि बैठक के बाद संभवतः एक मेमोरेंडम सरकार को सौंपा जा सकता है इस्मा की तरफ से, और उसका मकसद यही होगा कि सरकार अपने फैसलों पर पुनर्विचार करे और एथेनॉल की कीमतों में प्राइस रिवीजन करे, ताकि जो इंडस्ट्री का जो अब तक निवेश है वो सुरक्षित बना रहे। इसके साथ ही साथ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अगला जो शुगर सीजन होगा, नया शुगर सीजन से पहले ही सरकार से पॉलिसी क्लैरिटी चाहती है इंडस्ट्री बॉडी, और ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर आपने निवेश किया है और अगर आपकी कीमतों में इस तरीके का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो भी शुगर इंडस्ट्री को लगता है कि कम से कम क्लैरिटी आए और उसके बाद ही वो आने वाले समय में अपना निवेश या फिर क्या फैसला लेना वो तय कर पाएंगे। तो इन अहम बिंदुओं पर 12 मार्च को एक अहम बैठक हो रही शुगर कंपनीज की, उसके बाद संभवतः सरकार को ज्ञापन सौंपा जा सकता है। सूत्र ये बता रहे हैं कि अगर सरकार की बेरुखी रहती है या उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं सुना जाता है तो शुगर कंपनीज कुछ अहम और कड़े फैसले आने वाले दिनों में ले सकती है। ठीक है, शुगर को लेकर ये बैठक होगी, देखते हैं। देखिए कैबिनेट ने 2 महीने पहले जो डिसीजन आया था कि सी हेवी मोलासिस से जो इथेनॉल बनता है उसके प्राइसेस में 2.5% की बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि इंडस्ट्री इतने से ही खुश नहीं है, थोड़ा और चाहिए। प्राइसेस में रिवीजन की मांग काफी लंबे समय से चल रही है। देखते हैं कि डिमांड क्या अब इसमें करने जा रही है, बैठक से क्या कुछ निकलता है और उसके बाद सरकार क्या एक्शन लेती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बाजार में लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी है। अभी जो 100 अंकों के आसपास गिरावट हो गई थी वो रह गई है अब 80 अंकों के आसपास की। हालांकि सुबह जो बाजार में आए थे और जो रंगत देखी थी बाजार की, उनको काफी ज्यादा निराशा निश्चित तौर पर यहां पर हो रही है होगी। आज कंजम्पशन में ऑटो शेयरों का मूड खराब है। बजाज ऑटो, आयशर, हीरो मोटो ये गिरावट के शिकार हो रहे हैं। ध्वनि, आपसे जानना चाहेंगे हीरो मोटो या फिर बजाज, अब चूंकि ये शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तरों के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, यहां से आप सपोर्ट लेते हुए देख रही हैं या फिर और गिरावट के शिकार हो सकते हैं ये? जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे बजाज ऑटो का अगर हम काउंटर देखते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर गिरावट जो है वो हमें और बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि वीकलीज पे काउंटर जो है वो हमें पिछले 2 हफ्ते से काउंटर ने यहाँ पे अपनी 200 वीक की जो एवरेज है उसको नीचे की तरफ क्रॉस करा है। और अगर हम यहाँ पे ओवरऑल इसके काउंटर के अंदर देखते हैं भाव के हिसाब से, तो भी हमें इसके अंदर देखने को मिल रहा है कि ये गिरावट जो है वो और बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। वापस काउंटर जो है इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है 6950 के लेवल्स के पास, उसको रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, बजाज ऑटो को लेकर ये व्यू। एक छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद आप लौटेंगे तो आप कहीं जाएगा नहीं। कमाई के बहुत ही शानदार मौके आपके लिए लेकर आएंगे। बीटीएससी या फिर एससीबीटी ट्रेड्स होंगे, हमारे एक्सपर्ट तैयार है अपने ट्रेड्स के साथ। बस छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यहां पर। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। एक और मेहमान देवांग शाबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवांग भाई नमस्ते, आपने क्या किया मार्केट के अंदर आज रीड, और ज़रा बताइए अपना आज का एक्सपीरियंस और आगे क्या रह सकता है मार्केट्स। नमस्ते। बात करें मार्केट की तो डेफिनेटली आज भी हमने देखा एक वॉलेटाइल सेशन देखने मिला, हायर लेवल से थोड़ा करेक्शन देखने मिला है, बट ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ है। हमें लगता है थोड़ा यहाँ से 22,610 22,700 तक देखने मिल सकता है। 22,200 का सपोर्ट है निफ्टी के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमें गोदरेज इंडस्ट्रीज ये डेली चार्ट पे एक अच्छा स्ट्रक्चर बना है, तो यहाँ से खरीदने की सलाह है। 1125 का स्टॉप लॉस रखना है 1210 के टारगेट के लिए। गोदरेज इंडस्ट्रीज आप कह रहे हैं ना, और तो बकायदा डेज हाई भी है, 4% ऊपर भी आज मैं देख रहा था। जहाँ तक कंजम्पशन के शेयर ठीक थे, और अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक ऑप्शंस के ट्रेड में ओशो जुड़े थे, वो HUL के कॉल दे के गए हैं आपको। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ भी आपकी लिस्ट में आया है। एक काम करते हैं, जरा टाटा कंज्यूमर्स के बारे में पता कर लेते हैं, वो भी एक बड़ी कंपनी है। एक उसका काम करेंगे। श्रीकांत सर एक बार ज़रा आप चेक करना टाटा कंज्यूमर्स। तो देखिए यहाँ पे टाटा कंज्यूमर में भी वैसे देखा जाए तो रिकवरी अभी तक मिसिंग है, लेकिन स्टॉक काफी अच्छा करेक्टेड है। और अगर जो लास्ट 3-4 डेज के जो लोज बने थे तकरीबन 940 के आसपास के, इन्हें अगर ये मेंटेन होल्ड कर लेता है तो फिर वापस से हम 1020 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू एक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस के साथ आप खरीद सकते हैं, और वो स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए एट 940।
पॉइंट टेकन है। एक और शेयर भी है पीबी फिनटेक, आज करीब 2% ऊपर है। देवांग एक बार जरा आप उसको चेक करेंगे। पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार नाम की कंपनी है, 1425 का रेट है। सो पॉलिसी बाजार की बात करें तो डेफिनेटली लास्ट फ्यू डेज से हम देखें कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक में, थोड़ी गिरावट देखने के बाद, बट यहाँ पे लगता है एक बेस बना रहा है स्टॉक, तो यहाँ से एंट्री की जा सकती है। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल है, 1350 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट टर्म में एंट्री की जा सकती है। अपसाइड अराउंड 1500-1520 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं पीबी फिनटेक में। ठीक है, पीबी फिनटेक उसे लेकर 1520 के टारगेट। देवांग कब तक आ जाएंगे टारगेट, क्योंकि लगभग 100 रुपए ऊपर के टारगेट है। यस, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए हम देख सकते हैं बिकॉज काफी अच्छा करेक्शन देखने में एक बेस बना रहा है स्टॉक, तो या 1350 से स्टॉप लॉस से एंट्री की जा सकती है स्टॉक में। ठीक है, पीबी फिनटेक को लेकर व्यू। एक और शेयर जो आज काफी बड़े करेक्शन का शिकार हो रहा है वो है केआई इंडस्ट्रीज का। 3000 रुपए के आसपास फिर से ये शेयर आ गया है। हमने देखा था कि जब ये खबर आई थी कि अल्ट्राटेक वायर और केबल सेगमेंट में एंट्री कर रहा है तो पॉलीकैब, केईआई, जो भी वायर एंड केबल वाली कंपनी से उसमें गिरावट आई थी। केईआई करीब करीब 6% टूटकर दिन के निचले स्तर पर हैं। 200 रुपए एक झटके में साफ हो गए हैं। श्रीकांत जी क्या करें, दूर रहें इससे? कोई अगर लेने की सोच रहा है तो? बिल्कुल, तो अभिषेक जी दूर रहना चाहिए अभी भी, क्योंकि इसमें लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेंड बना हुआ है। फॉलिंग टॉप, फॉलिंग बॉटम, या तो मैं कहूंगा लोअर टॉप लोअर बॉटम जैसी सीरीज बनी है। इंपॉर्टेंट एक कंसोलिडेशन जो चल रहा था, उस कंसोलिडेशन के लोअर बाउंड्री को भी इसने काफी डिसिसिवली ब्रेक किया हुआ है। तो अगर उस रेंज को अगर कैलकुलेट करें तो रेंज लगभग 1000 पॉइंट्स की थी, और 3700 से अगर मैं 1000 पॉइंट्स निकालता हूं तो 2700 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। तो हमें लगता है कि बिल्कुल इससे दूर रहना चाहिए। कम से कम 2700 के टारगेट्स नजर आते हैं आने वाले कुछ दिनों में, और उन लेवल्स के करीब आने के बाद हम वापस एक बार इसे रिव्यू करेंगे। लेकिन करंट लेवल से तो मैं यही कहूंगा कि इसे अवॉइड करें, या तो कोई भी अगर बाउंस बैक अगर मिलता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, आप अपनी पोजीशंस को कम करने का ही मूड बनाइए। 2700 रुपए तक गिर सकता है केईआई इंडस्ट्रीज का शेयर। थोड़ी देर पहले डिम्बे ने चर्चा की थी डिक्सन टेक की। डिक्सन टेक की जो गिरावट है और ज्यादा हो गई है, और अब ये भी शेयर 6% गिरावट है। केईआई 3000 के पास आ गया है और डिक्सन टेक 13000 के पास आ गया है। और हमने जो हैवी वेट्स हैं प्राइस के लिहाज से, उन शेयरों की लिस्ट भी हमने एक निकाली है, जिसमें हम देख रहे हैं कि 52 वीक हाई से तमाम शेयर ऐसे हैं कि 30% 35% के आसपास करेक्ट हो गए हैं। उसमें एमआरएफ भी है, उसमें 3M इंडिया है, हनीवेल ऑटोमेशन है, तमाम शेयर उसमें हैं जहां पर ये करेक्शन हो रहा है। डिक्सन में भी अगर हम हाल के स्तर से आप देखेंगे तो इसमें भी काफी ज्यादा सीवियर गिरावट है, क्योंकि 19,000 रुपए के ऊपर ये शेयर निकला था और 19,000 से करीब करीब 6,000 रुपए का करेक्शन शेयर में हो गया है, और अब 13,000 रुपए के आसपास ये कारोबार कर रहा है। इस बीच ये खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में 4 व्हीलर गाड़ियों पर अतिरिक्त 1% का टैक्स लगेगा। जी हां, ये खबर आ रही है। 30 लाख से महंगी गाड़ियों पर 6% टैक्स लगेगा। तो थोड़ी सी 4 व्हीलर वाली जो कंपनीज हैं उनके लिए ये निराशा है। महाराष्ट्र सरकार आप अपना बजट पेश कर रही है, और महायुति सरकार का ये पहला बजट है। सीएनजी पीएनजी से चलने वाली गाड़ियां महंगी होंगी, ये कुछ चीजें अभी निकल के आ रही हैं। बाकी जो भी बड़े अपडेट्स आएंगे वो भी आपके सामने हम लेकर जरूर आएंगे। लेकिन नीलेश जी, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो ऑटो कंपनीज है वहां पर प्रेशर है। इस खबर को कैसे देख रहे हो? और ये टाटा मोटर या फिर M&M, टाटा मोटर थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 600 से चलते चलते 650 के आसपास आए हैं। ये सस्टेन करेगा, और आपको एक्चुअल ट्रेंड रिवर्सल कब दिखेगा, कौन से लेवल के ऊपर? देखिए अभिषेक जी, टाटा मोटर्स वन ऑफ द अंडर परफॉर्मर विद इन द ऑटो स्पेस रहा है काफी लंबे समय से, और अभी भी आज एक डोजी कैंडल सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है पुल बैक थोड़ा एक्सटेंड हो, बट इस पुल बैक में कन्विक्शन तब आएगा जब ये 700 के लेवल ऊपरी स्तर पर क्रॉस करेगा। तब तक ये लोअर टॉप एंड लो बॉटम फॉर्मेशन का सिलसिला कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो कोई भी पुल बैक अगर मिलता है तो सप्लाई आने की चांसेस ज्यादा है। निचले स्तरों पर लगभग 615-620 के आसपास के इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक हो जाते हैं तो निचले स्तर पर हो सकता है स्टॉक 550 के लेवल भी टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो स्ट्रक्चर वाइज तो सिर्फ और सिर्फ पुल बैक ट्रेड फिलहाल हम देख रहे हैं, और 700 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर कन्विक्शन हमें बनता हुआ नजर आएगा। टाटा मोटर्स को लेकर व्यू दूर है अभी,
अभी आपके बाइंग रेंज में आना नहीं चाहिए। देखिए 1250 रुपए के आसपास के भाव हो गए थे और वहां से गिर के ये शेयर ऑलमोस्ट आधा हो गया था, 600 रुपए के आसपास इसके भाव पहुंच गए थे। नीलेश जी, अब लगे हाथ एक काम कीजिए, कोई BTST या फिर STBT ट्रेड बता दीजिए। देखिए, अपने ही स्टॉक को रिविजिट करना चाहूंगा। सबसे पहले नौकरी इन्फो एज, इस पर्टिकुलर स्टॉक पे जो बिकवाली करने की सलाह दी थी, वहां पर कन्विक्शन बना हुआ है कि काउंटर वीक है और हो सकता है कल के सेशन में ये स्टॉक 6500 से 6400 तक के लेवल निचले स्तर पर दिखाता हुआ नजर आए। 6750 की स्टॉप लॉस है, कोई भी पुल बैक अगर इन बिटवीन मिलता है तो वहां पे बिकवाली वाला ट्रेड ही लेने की सलाह होगी। ओवरऑल IT स्पेस में वैसे ही हम दबाव देख रहे हैं। इसके अलावा खरीदारी वाला स्टॉक जो हमने ऑलरेडी कवर किया है, लाल पैथलैब, इस पर्टिकुलर काउंटर पे हमें यहाँ पे थोड़ी फॉलोअप मूव कल के सेशन में देखने को मिल सकती है। 2630 2660 तक का मूव ऊपरी स्तर पर देखने को मिल सकता है। 2530 के स्टॉप लॉस से लाल पैथलैब में लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। डॉक्टर लाल पैथलैब और इन्फो एज, ये दो शेयर आपके रडार पर होने चाहिए कैरी ओवर ट्रेड के लिए नीलेश की तरफ से। श्रीकांत जी, बाजार में हम देख रहे हैं कि देखिए कन्विक्शन का नुकसान हो रहा है, मतलब भरोसा लौट नहीं पा रहा है। निफ्टी में गिरावट 100 अंकों के आसपास की है, निफ्टी बैंक 300 अंक नीचे है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद खराब है, मिड कैप स्मॉल कैप में आज फिर से पिटाई देख रहे हैं। आपकी तरफ से कोई BTST या फिर STBT जाते जाते? तो देखिए, वैसे अगर अब जैसे आपने कहा वैसे कि कॉन्फिडेंस लेवल काफी कम होते जा रहा है लोगों का, और अगर ऐसे मार्केट में अगर किसी एक या दो स्टॉक के साथ अगर अपनी पोजीशन को अगर कंटिन्यू करना है या कैरी करना है कल के लिए, तो मैं यही कहूंगा कि इन लेवल्स पे अगर खरीदा कोई जा सकता है अगर कोई स्टॉक, तो वो है बजाज फाइनेंस, जो तकरीबन 8340 के करीब है। आज वैसे देखा जाए तो हायर लेवल्स पे ओपन होने के बाद एक बड़ी गिरावट इसमें देखने को मिली है, लेकिन साथ ही साथ मैं कहूंगा कि ये ओवरऑल सेक्टर एक न्यूज में है और इसी वजह से हमें लगता है कि लोअर लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर रहेगा। करंट लेवल से अगर मैं इसे खरीदता हूँ 8340 के करीब, तो मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए 8300 का, 8300 का, और हमें लगता है कि वापस से ये स्टॉक एक बार 8450 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और लोअर बाउंड्री पे इसे खरीदना चाहिए। साथ ही साथ शॉर्ट के लिए मुझे लगता है कि कल्याण ज्वेलर्स में तो शॉर्ट करके चल ही सकते हैं, और इसके अलावा अगर किसी स्टॉक में शॉर्ट करना है तो मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक जो तकरीबन 901 के करीब ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे हमें लगता है कि दिक्कतें और भी बढ़ सकती हैं, और अगर ये स्टॉक करेक्ट होता है तो फिर जो नेक्स्ट लेवल्स देखने को मिल सकता है वो वापस से 880 के हो सकते हैं। तो 910 के स्टॉप लॉस के साथ इंडसइंड बैंक को भी शॉर्ट करके चल सकते हैं। इंडसइंड बैंक को भी शॉर्ट करने की सलाह है। आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी का टॉप लूजर भी है। दिवांग, समय थोड़ा सा कम है, क्विकली कोई ट्रेड है आपके पास BTST के लिए? BTST के देख सकते हैं, पावर ग्रिड ओवरऑल स्ट्रक्चर हमने देखा है, आफ्टर करेक्शन कंसोलिडेशन स्टॉक में ब्रेकआउट देखने मिला है, तो पावर ग्रिड खरीदने की सलाह, स्टॉप लॉस रखना है 262, टारगेट है 280। ओके, अब हम बढ़ रहे हैं क्लोजिंग की तरफ। अब शेयर्स तो नहीं पता करेंगे आप सब लोगों मेहमानों से, बट हम क्लोजिंग की तरफ ये देख चलते हैं कि क्या डैमेज हुआ है आज। देखो, आज कन्विक्शन का डैमेज तो हुआ है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। देखो, बाजार का कंसोलिडेशन का वर्ड ये होता है कि बाजार और गिरे नहीं, चले ना चले, रुक जाए, वो एक अलग मामला है ना। पिछले 2-4 दिन से ऐसे ही हो रहा है कि निफ्टी बैंक 100-150 पॉइंट खो रहा था और निफ्टी 6-7 पॉइंट ऊपर नीचे कर रहा था, विद लो वॉल्यूम भी कर रहा था। तो समझ में आता है कि ठीक है, जहाँ पे आप खड़े हो आप वहीं पे खड़े हो, 22,500 को बचा के खड़े हो। ऊपर जाते समय टफ कॉल थी, 22,800 के कॉल्स पे राइटिंग है, आपको सुबह भी हमने बताई थी, और ये 22,700 से ही शुरू हो गया था। लेकिन आज मार्केट ने 100 पॉइंट अपने खोए हैं, करीब 103 पॉइंट खोए हैं। ये क्या कर रहा है, कन्विक्शन लॉस कर रहा है, 22,500 के नीचे क्लोज करवा रहा है आपको। ठीक है, निफ्टी बैंक के अंदर आज 300 पॉइंट गए तो 48,000 के बेहद निकट आ गए। कल अगर गैप डाउन हो गए तो ये दोनों लेवल्स को और डैमेज करेगा। तो फिर क्या होगा, जो आपकी करी कराई मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। आप एक एक तिनका एक ईंट करके तो जोड़ रहे हो, लेकिन एकाएक फिर से आंधी आए और सारी ईंटें और सारे तिनके उड़ा के ले जाए तो आपका दुख का लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा। इससे पहले क्या था, मार्केट सिर्फ फ्री फ्लो था तो टूटे ही जा रहा था, आप अच्छा करो बुरा करो, लेकिन अब मार्केट थोड़ा थोड़ा रिस्पेक्ट करने लगा था। लेकिन अगर वैसा ही नेचर इसका वापस से आ जाएगा तो दुख और चिंता और डर भय सब वापस हो जाएगा। हमने 2 लेवल्स आपको और भी बताए थे, 49,200 और 22,800, यानी कि 22,800 और 49,200। जब तक ये दोनों लेवल्स नहीं आओगे आप दुश्मन की नगरी में हो। हमने सुबह भी आपको ये बात बताई थी कि अभी आप भले फाइटिंग स्पिरिट्स में जागे हो, बट आपका जोनर चेंज नहीं हुआ, अभी भी आप अपने ही देश में नहीं पहुँचे, अपनी बुल्स के देश में नहीं पहुँचे। बट एनी हाउ,
आज के जो टॉप गेनर्स लूजर्स हैं जरा मैं वो फटाफट से आपके सामने रखता हूँ। आज दिन किसका अच्छा और दिन किसका ख़राब रहा। पहले आते हैं गेनर्स पे। तो आज इंडस्ट्रीज़ की वैसे इंडस्ट्री के हिसाब से तो पावर एंड कंपनीज़ का दिन अच्छा था। पावर ग्रिड बाकायदा डेज हाई बंद हुआ। अडानी एनर्जी आज ठीक बंद हुआ। JSW एनर्जी आज ठीक बंद हुआ है। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर डिफेंसिव स्टॉक्स में ये ठीक बंद हुआ है। इसके अलावा PI इंडस्ट्रीज़, ICICI लोम्बार्ड और टोरेंट पावर ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज बढ़िया बंद हुए हैं। नुकसान वाले शेयर टीटागढ़ के लिए आज दिन बेहद ख़राब था। डेरिवेटिव्स का स्टॉक है, जितना चला उतना टूटा, यानी कि जितना लास्ट टू लास्ट सेशन चला था उतना ही आज टूटा। करीब 7% KI इंडस्ट्रीज़ भी 6% टूट गया। अमूमन ये शेयर कम टूटता था बट आज इसमें भी गिरावट अच्छी दर्ज हुई है। बिरला सॉफ्ट, डिक्सन टेक, कल्याण जी ज्वेलर्स ये कुछ एक और शेयर है, इंक्लूडिंग BSC जो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे, लगातार टूट रहे हैं, लगातार कमज़ोर हो रहे हैं। ये कुछ एक शेयर्स हैं जिनका आज दिन ठीक नहीं किया। कुल मिला के थीम अभी भी वही रहेगी मार्केट्स की कि मार्केट्स को कुछ क्रिटिकल लेवल्स को पार करके दिखाना होगा। सपोर्ट आज थोड़े से डैमेज हुए हैं, देखते हैं कल और क्या होगा। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी आज ख़राब हुई है क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप भी करीब 1.5-2% नीचे जाके इंडाइसिस बंद हुए हैं। दिवांग शुक्रिया आपका। नीलेश भाई थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। श्रीकांत आपका भी शुक्रिया आज समय देने के लिए। और कल आपसे वापस मुलाकात होगी या फिर आगे कभी भी मौका लगेगा तो आपसे मुलाकात ज़रूर होगी वापस से। मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं। नमस्कार।